हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं अम्ल व क्षारों की जो वो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में फर्स्ट पार्ट में जो वो पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार जब जो वो धातुओं के साथ में क्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन गैस और लवण जो वो बनते हैं। इसी को लेकर हम एक क्रियाकलाप जो वो करते देखते जो वो हाइड्रोजन गैस बनती है या नहीं। मेरे पास परख नली में जो है वो अम्ल लिया हुआ है मैंने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर अगर मैं जो है वो धातु के टुकड़े जो है वो डालूं तो एक गैस जो है वो बनेगी और उस गैस का परीक्षण जो है वो हम करेंगे। तो मैग्नीशियम धातु जो है वो मैं इसके अंदर डालता हूँ और एक गैस जो है वो बनी, बुलबुले बनते दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद जब मोमबत्ती ले जाए आवाज सुनाई दी होगी आपको। तो ये आवाज जो है वो हाइड्रोजन गैस के जो है वो जलने को जो है वो बताती है। हाइड्रोजन गैस का जो है वो इस तरह से जो है वो जलना होता है। तो ये अभिक्रिया हम जो है वो पहले पढ़ चुके हैं और इस अभिक्रिया के अंदर जो है वो हमने बात की थी कि जब जो है वो अम्ल या क्षार जो है वो धातु के साथ में अभिक्रिया करती है तो विस्थापन अभिक्रिया होगी और विस्थापन अभिक्रिया से जो है वो एक धातु का लवण जो है वो बनता है और साथ ही साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। और इस हाइड्रोजन गैस की जो है वो पहचान है, अगर जो है वो हम इसके पास जलती हुई तीली ले जाए तो ये पॉप साउंड के साथ में जलती है। तो इसका उदाहरण जो है वो मैं वापस लिख देता हूं। जैसे हम जिंक या कोई सी भी धातु को अम्ल में डाले किसी भी अम्ल के अंदर तो ये जो है वो जलती है, ये सारी क्रिया करेगी और यहाँ से जिंक यहाँ से सल्फेट आपस में क्रिया करके धातु का लवण जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाएगी, वो जो है वो अलग हो जाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कम क्रियाशील है तो धातु अधिक क्रियाशील है, वो इस यौगिक में से कम क्रियाशील को जो है वो विस्थापित कर देगी, हटा देगी और इस तरह से जो है वो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन अपन ने पहले भी पढ़ा कि जो है वो सारी धातु ऐसी क्रिया नहीं करती है। सोना, चांदी, प्लेटिनम कुछ जो है वो कम क्रियाशील धातु जो हाइड्रोजन से कम है वो ये अभिक्रिया जो है वो नहीं दर्शाएगी। ये हम पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है वो ये पढ़ चुके। अब हम अम्ल व क्षारों की जो है वो दूसरी अभिक्रिया जो है वो देखते हैं। तो अम्लों की अभिक्रिया धातु के लवण, अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो करना है। तो अम्ल की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो वो करवाए तो दोनों जो है वो समान जो अभिक्रिया जो वो देंगे और इस अभिक्रिया के दौरान जो है वो एक लवण जो वो बनेगा, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जो है वो जल बनता है। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको समराइज करके जो वो लिख देता हूँ एक बार। धातु कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अभिक्रिया करेगा अम्ल से तब एक लवण बनेगा प्लस जल बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है। किस तरह से जो है तो इसको भी हम एक क्रियाकलाप से जो है वो देखते हैं। तो मैंने जो है वो वही एसिड जो है वो लिया है, अम्ल लिया है इस परख नली के अंदर और मैं इसमें जो है वो खाने का सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो उसमें जो वो डालते हैं और देखते हैं क्या अभिक्रिया जो है वो होगी। मैं तेली को पहले से जला के रख रहा हूं ताकि जो वो तुरंत पास ले जाओ।
तीली जो है वो बुझ गई है। तो ये पहचान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग जो है वो बुझाती है, वो जो है वो। तो जब हमने जो है वो दो चीजें जो है वो ली है, धातु का कार्बोनेट लिया है या और एक जो है वो धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। तो धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु का कार्बोनेट लेवल, जैसे सोडियम धातु है तो Na2CO3, ये धातु कार्बोनेट हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। और जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में हम अम्ल की अभिक्रिया जो वो करवाएंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हमने, और जब इनकी जो अभिक्रिया करवाई जाएगी तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिलकर के, दो क्लोरीन और सोडियम मिलकर के सोडियम क्लोराइड जो बना लेगा, नमक जो बन जाएगा, जो इसके अंदर घुला हुआ रहेगा। पीछे बचे हुए दो हाइड्रोजन के परमाणु और इसमें से एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के जल जो है उसका अणु बना लेंगे, और उसके बाद में बचा हुआ जो है वो कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है वो बाहर निकलते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पहचान है, जो है वो तीली बुझा रही है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उस तीली को बुझाती है, आग को बुझाने का काम करती है। तो ये हमने जो वो धातु कार्बोनेट लिया। अगर हम जो इसकी बजाय जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते, जैसे हमने लिया था खाने का सोडा, तो उसका सूत्र है NaHCO3, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जो वो कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जो है वो जब अम्ल के साथ में करवाई हमने, तब भी जो वो यही अभिक्रिया जो वो संपन्न होती है। यहां से सोडियम, यहां से क्लोरीन, दोनों अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके जो वो नमक का एक अणु जो बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड जो बना लेंगे। साथ ही साथ में यहां से हाइड्रोजन के दोनों परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के जल का एक अणु बना लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक कार्बन परमाणु, दो ऑक्सीजन के परमाणु बचे हुए वो मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो के रूप में बाहर जो निकल जाते हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तीली को जो बुझाने का काम कर रही है। हमारे बुक के अंदर जो है वो कुछ ऐसी ही जो है एक्टिविटी इस तरह से जो है वो समझाई गई है कि अगर जो है वो हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो अम्ल लेकर के और उसके अंदर धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो अगर जो वो डाला जाए, तो ये हमने इसमें अम्ल ले लिया, HCl ले लिया, और इसके अंदर जो वो डाल दिया हमने धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई सा भी जो डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, तो वही गैस जो उत्पन्न होगी। गैस को जो वो यहाँ से हम बाहर ले जाने के लिए कॉर्क जो वो उससे बंद कर देंगे और इसमें एक निकास नली जो वो डालेंगे, जिससे होकर ये जो बनने वाली गैस है वो गैस जो है वो हम बाहर ले जा सके। तो इस निकास नली से होते हुए इस गैस को जो वो हम ले जाएंगे बाहर, और इस गैस को जो वो अगर हम एक दूसरी जो वो परत नली के अंदर जो वो जिसके अंदर जो वो हमने विलयन लिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो इस परित नली के अंदर से इस गैस को जो प्रवाहित करे। अगर हमें नहीं पता है कि ये गैस कौन सी है और इसके अंदर अगर जो इसको प्रवाहित किया जाए, इस गैस को, बनने वाली गैस जो है उसको, तो ये है हमने लिया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी जिसको हम कह सकते हैं, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसमें जो है वो इस गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो हम जो है वो देखेंगे कि धीरे धीरे इस विलयन का रंग सफेद दूधिया जो है हो जाएगा, और ये सफेद दूधिया जो है वो होना, इस विलयन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जल का जो है वो सफेद दूधिया होना, ये पहचान जो है वो करवाता है कि ये गैस जो इसमें आई है वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको जो है वो इस तरह से जो हम देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो लिया है हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर जब हाइड्रोजन गैस जो प्रवाहित होती है तब ये अभिक्रिया जो करेंगे, और अभिक्रिया करके यहां से कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें से ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो इस तरह से ये जो वो तीनों मिल करके और बना लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO2 है, एक ऑक्सीजन और यहां से लेकर के
CaCO3 जो है वो बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, पीछे बचे हुए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का परमाणु जल जो है वो बना लेंगे। तो इस तरह से जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सफेद अविलय जो है वो पदार्थ है और इसी अविलय पदार्थ की वजह से, बनने की वजह से हमारा विलयन जो है वो जो है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, इस जो हमारे चॉक, मार्बल, इन सब के फार्मूला जो है वो यही है। इसी से जो कैल्शियम कार्बोनेट से ये सारी चीजें बन रही है। तो इसी के बनने की वजह से ये विलयन जो है वो सफेद दूधिया हो जाता है। तो हमारे प्रश्न जो है इस तरह से भी एग्जाम में आ सकते हैं कि एक पदार्थ X का विलयन, उसमें जो है वो Y गैस प्रोवाइड करने पर एक सफेद दूधिया विलयन जो वो प्राप्त होता है। तो आप X Y की पहचान करें। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो पूछे जाएंगे। अच्छा, इसी विलयन के अंदर अगर हम जो वो इसी गैस को जो वो लगातार प्रोवाइड करते रहे, यानी अत्यधिक मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अगर प्रोवाइड की जाए, तो यही क्रिया जो फिर आगे होगी और धीरे धीरे इसका दूधिया रंग जो वो फिर से जो गायब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है उसको जो देखते हैं। अत्यधिक गैस प्रोवाइड करने पर जब ये अत्यधिक मात्रा में गैस जो प्रोवाइड कर रही है, तो जो वो ये बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट और जल है, इसी के अंदर हम जो है वो और गैस जो प्रोवाइड करते जा रहे हैं, तो ये जो फिर से क्रिया करेंगे और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना लेंगे CaHCO3। ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां से कैल्शियम, फिर कार्बोनेट, हाइड्रोजन जो वो एक जो वो इसमें दो जो वो ये परमाणु, दो जो वो अणु CaHCO3 होल्ड वाइज पार बन गया। और ये जो वो जल में विलय है और जल में विलय है, इसलिए जो है वो ये दूधिया रंग जो है वो हमारा जो वो गायब हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बनने की वजह से जो ये दूधिया रंग जो है वो हमारा गायब हो जाता है। तो इस तरह से अत्यधिक मात्रा में गैस प्रोवाइड करने पर ये अभिक्रिया जो है संपन्न होगी। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया जो है वो हम जो देखते हैं, अम्ल और इन क्षार की आपस में अगर क्रिया करवाई जाए तो जो वो क्या होता है। तो तीसरी अभिक्रिया है अम्ल व क्षार की जो अभिक्रिया आपस में अगर करवाई जाए तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम भी जो दिया जाता है। तो इस अभिक्रिया करने से पहले जो हमारे बुक में एक एक्टिविटी जो दी हुई है उसको समझते हैं कि अगर जो हम 2 ml NaOH जो ले ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, और उसके अंदर फिनोक्टेलिन जो मिलाया जाए, तो फिनोक्टेलिन क्षार के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो वो गुलाबी रंग जो वो देगा और विलयन जो वो गुलाबी हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम जो वो तनु अम्ल जो वो लेवे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और वो बूंद बूंद करके जो वो जैसे ही उस NaOH का गुलाबी जो विलयन मिला है उसके अंदर जो वो एक बूंद बूंद करके जो वो मिलाते रहे और हिलाते रहे, साथ में उस विलयन को हिलाते रहे, तो हम जो वो पाएंगे कि कुछ समय बाद में, कुछ टाइम के बाद में एक बूंद मिलाते ही जो वो गुलाबी रंग हमारा पूरा जो वो गायब हो जाएगा। तो गुलाबी रंग जो वो गायब होना ये जो वो सूचित कर रहा है कि उस विलयन के अंदर अब क्षार जो वो नहीं बचा है, क्योंकि फिनोक्टेलिन केवल जो वो क्षार के साथ ही जो वो गुलाबी रंग जो वो देता है। तो इसका मतलब जो वो जैसे जैसे हम अम्ल जो वो उसके अंदर मिलाते गए तो धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा जब जो वो उसके अंदर क्षार जो वो बिल्कुल समाप्त जो हो जाएगा, क्षार जो वो नहीं बचेगा, तो इसकी वजह से वो गुलाबी रंग जो वो गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब अम्ल जो वो क्षार में मिलाने पर जो वो उनके बीच में आपस में एक क्रिया हो रही है, जिसकी वजह से वो अम्ल जो वो धीरे धीरे क्षार को जो वो उसके गुणों को जो वो समाप्त कर रहा है। और इसी अभिक्रिया को जो वो नाम दे रहे उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि जो वो इस अभिक्रिया के अंदर अम्ल और क्षार आपस में जो वो क्रिया करते हैं और क्रिया करने पर दोनों के गुण अम्ल और क्षार आपस में एक दूसरे के गुणों को जो वो एक तरह से जो वो न्यूट्रलाइज कर देते, उदासीन जो वो कर देंगे। ठीक है, दोनों के गुण जो वो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इस अभिक्रिया को जो वो नाम दे रहे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के अंदर अपन कॉमन जो वो एक समीकरण लिख देते हैं, अम्ल प्लस क्षार दोनों आपस में जब जो वो क्रिया करेंगे तो दोनों क्रिया करने पर जो वो एक लवण बनाएंगे और प्लस जो वो जल बनेगा।
और साथ में ऊष्मा भी जो है वो इसमें उत्पन्न जो है वो होती है। तो अम्ल प्लस क्षार मिलाने पर लवण और जल जो है वो बनता है। इस अभिक्रिया के अंदर जो है वो अगर हम जो है वो देखें तो अम्ल जो है उसमें से हमेशा जो है वो हाइड्रोजन जो है वो जो है वो निकलेगा। ये अम्ल है, मान लीजिए ये क्षार है। तो अम्ल जो है वो हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये हमने पढ़ा है जलीय विज्ञान में। तो अम्ल में से हाइड्रोजन आयन, क्षार में से हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों मिलकर के जल जो है वो बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और प्लस A और B मिलकर के जो है वो क्या बना लेंगे, लवण जो है वो बना लेंगे। तो इस तरह से ये अभिक्रिया जो है वो हमेशा इसमें लवण और जल बनेगा। जैसे अभी जो अपन ने पढ़ा कि अगर जो वो अम्ल हम लेवे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षार के रूप में अगर हम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेवे, और दोनों की जो वो अभिक्रिया जो वो होगी, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिलकर के जल जो वो बना लेंगे। और पीछे बचा हुआ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड का जो वो अणु बना लेंगे, NaCl जो वो लवण जो वो बन जाएगा हमारा खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड। तो कोई सा भी अम्ल किसी भी जो क्षार के साथ में जब अभिक्रिया करेगा तो यही अभिक्रिया देगा, लवण बनेगा, साथ में जो है वो जल बनेगा। एक और उदाहरण जो है वो हम समझते हैं, जैसे कि अगर जो है वो हम अम्ल के रूप में H2SO4 लेते हैं और क्षार के रूप में जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो जब इनकी अभिक्रिया आपस में जो है वो संपन्न होगी तब भी वही लवण और जल बनेगा। आपको जो है हमेशा यहाँ से हाइड्रोजन आयन और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन जो वो लेना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन, यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों जो वो मिलकर के जल के जो वो अणु बना लेंगे दो, और पीछे बचा हुआ जो है वो मिलकर के लवण जो है वो बना लेगा। तो कैल्शियम और सल्फेट मिलकर के लवण बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। तो इस तरह से जो है वो ये अभिक्रिया जो कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, कैल्शियम सल्फेट। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार आपस में जो वो क्रिया कर रहे हैं तो लवण और जल बनाते, एक दूसरे के गुणों को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते, उदासीन कर देते। तो इन अभिक्रिया को जो नाम दिया जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा जो वो लिखें तो अम्ल व क्षारों की, अम्ल या अम्लों व क्षारों की आपस में क्रिया करवाने पर लवण व जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान अम्ल में से हाइड्रोजन आयन व क्षार में से हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर जल बनता है। तो ये थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे जो पढ़ते हैं हम धातु के ऑक्साइड जब जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो किस तरह से जो वो अभिक्रिया होती है। तो धातु ऑक्साइडों की अम्लों से अभिक्रिया जो वो देखते हैं हम। धातु ऑक्साइडों की जब अम्लों से अभिक्रिया करवाई जाएगी तो जो क्या बनता है, तो धातु ऑक्साइड भी जो वो अम्ल के साथ जब भी जो क्रिया करेंगे तो लवण
और जल जो है वो बनाते धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। इनकी जब अभिक्रिया होगी तब भी जो है वो लवण प्लस जल जो है वो बनता है। जैसे हमारे बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि अगर हम जो वो कॉपर ऑक्साइड को जो है वो ले और कॉपर ऑक्साइड के अंदर जो है वो हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मिलाए तो ये दोनों जो है वो आपस में जो है वो क्रिया करेंगे और हम देखेंगे कि उस विलयन का रंग जो है वो नीला हरा जो है वो हो जाएगा। और नीला हरा होने का कारण है कि वहां पर जो है लवण जो बनेगा कॉपर क्लोराइड, यहां से कॉपर यहां से क्लोरीन दोनों जुड़ करके CuCl2 कॉपर क्लोराइड जो वो लवण बन जाएगा। और ये कॉपर क्लोराइड जो है वो नीले हरे रंग का होता है। इसकी वजह से इस विलयन का रंग जो वो नीला हरा हो जाएगा और पीछे बचे हुए दो हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन मिल करके जो वो जल बना देंगे। तो इस तरह से धातु का जो ऑक्साइड कॉपर धातु है उसका ऑक्सीजन से क्रिया हुई ऑक्साइड बना। धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तब भी जो है वो लवण बन रहा है और जल बन रहा है। और अभी हमने जो वो देखा है कि वे अभिक्रिया है जिसमें लवण और जल बन रहा है, ठीक है। वो उदासीनीकरण अभिक्रिया थी जिसके अंदर एक अम्ल होता है और एक क्षार। तो यहाँ पर भी हमने जो वो एक तो अम्ल लिया हुआ है, एक जो वो हमने अम्ल लिया हुआ है। तो इससे जो हम ये जो वो कह सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड मींस धातु का जो ऑक्साइड है वो धातु ऑक्साइड किसका जो वो किस तरह से जो वो व्यवहार करेगा क्षार की भांति। तो ये धातु का जो ऑक्साइड होता है उनकी प्रवृत्ति जो है वो क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइडों की प्रवृत्ति हमेशा जो है वो क्षारीय होती है। तो यूं कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही जो वो पार्ट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ही जो वो है जिसके अंदर हमने जो वो धातु ऑक्साइड लिया है वो क्षार की भांति जो वो व्यवहार करता है ना। इसका व्यवहार जो वो क्षारीय होता है और अम्ल के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तब लवण और जल जो वो बनाएगा, ठीक है। तो धातु ऑक्साइडों की प्रवृत्ति भी हमें जो वो याद रखनी है, वो जो वो क्षारीय जो वो रहती है। कई बार जो पूछा जाता है कि धातु ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो वो क्षारीय होती है। वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, लवण और जल जो वो बनाएंगे। इसका उल्टा अगर जो वो हम अधातु ऑक्साइड लिए और उनकी अभिक्रिया जो है वो क्षार के साथ करवाए, अधातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया क्षार के साथ में करवाई जाए तो जो वो देखते हैं हम क्या बनता है। अधातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया क्षार से। तो यहां पर भी जो हमें यही अधातु ऑक्साइड जब जो वो क्रिया करेंगे, अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ में क्रिया करवाने पर इनकी वही बनेगा लवण और जल, लवण प्लस जल। तो फिर से हम कह सकते हैं कि ये भी जो वो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें लवण और जल बन रहा है। यहाँ पर हमने क्षार जो वो ले रखा है तो अधातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो है वो इसका मतलब अम्लीय जो रहेगी। ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करेंगे, लवण और जल बनेगा। तो अगर हम जो वो अधातु ऑक्साइड और क्षार की अभिक्रिया करवाए तो अधातु के रूप में जैसे हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अधातु है ना, कार्बन अधातु है और इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस, इसको जो वो अगर हम क्षार के अंदर जो भेजें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो है चूने का पानी जिसको हम कह रहे हैं, तो उस चूने के पानी के अंदर जो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो प्रोवाइड करें, थोड़ी देर पहले जो हमने ये अभिक्रिया देखी थी, तो यहाँ पर भी जो यहाँ से कैल्शियम, एक जो ऑक्सीजन और CO2 यहाँ से, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन यहाँ से CaCO3, पीछे बचा हुआ H2+O। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो लवण है, लवण बन गया और जो वो जल बन गया। तो इस तरह से अधातु के ऑक्साइड अम्ल की तरह व्यवहार जो वो करेंगे और वो क्षार से जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल जो वो बनाएंगे। तो ये सारी जो वो हमने अम्ल व क्षारों की जो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जो वो पढ़ा। इससे आगे का पार्ट जो हम अगले पार्ट में जो वो पढ़ेंगे। थैंक यू।